दोस्तों, आज की कहानी का नाम है राम रहीम और इच्छाधारी नागिन। पिछले भाग में आपने देखा प्रोफेसर कामंथ ने अपनी स्क्रीन पर एक चमकती सी वस्तु दिखाई दी जो कुछ देर बाद ही ओझल हो गई। उधर हवा महल में एक चोर मणि चोरी करने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब हो जाती है। प्रोफेसर कामंथ ने जो प्रकाशपुंज देखा था वो एक यान था जिसमें किंग कोबरा और नागिन पृथ्वी पर उतर चुके थे, जो कि मणि प्राप्त करने पृथ्वी पर आए थे। उधर वह चोर पुलिस की गोली से घायल हो चुका था और एक जंगल में जा पहुंचा था, जहां वह एक पेड़ की खोह में उस मणि को छिपा देता है। और अब आगे नक्शा बनाने के बाद बलदेव का वह पेज फाड़कर अपने बालों की बेग में रख रहा था कि कुत्तों की भौंकने की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। वह चौंक उठा। ओह, कुत्ते शायद मेरी गंध सूंघते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। मुझे फौरन यहाँ से हट जाना चाहिए। खतरे का आभास होते ही बलदेव बिग पहनकर सांस बटोरकर उठा और फिर विपरीत दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि अचानक उसकी नज़र सामने कुंडली मारे बैठी नागिन पर पड़ी। वह भय से चीख उठा, बचाओ। दूसरे ही पर उसके पैरों में ना जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि वह अंधाधुंध पहाड़ी की ओर भागने लगा। पहाड़ी के कगार पर पहुंचकर वह रुक गया। अपने उखड़ी सांसों पर काबू पाने के लिए बाद वह जैसे ही मुड़ा, उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, नहीं। सामने नागिन कुंडली मारे बैठी थी। फिर इससे पहले कि बलदेव अपने ऊपर काबू कर पाता, दूर अंधेरे से गोली चली और उसके भेजे में समा गई। धाएं! बलदेव लड़खड़ाकर वहीं ढेर हो गया। बलदेव के गिरते ही नागिन की आंखें अचानक नीले अंगारे की तरह दहक उठीं। दूसरे ही पल नागिन बलदेव का रूप धारण कर चुकी थी। इस मानव के शरीर से देवता की आंख के स्पर्श की गंध आ रही है। अवश्य इसका नेवले से कोई संबंध है। अब मैं नेवले तक आसानी से पहुंच जाऊंगी। पर इससे पहले कि नेवले के साथी यहाँ पहुँचे, मुझे इस मानव के शरीर को यहाँ से हटा देना चाहिए। इस सोच के मन में आते ही नागिन ने बलदेव के शरीर को पैर से ठेलकर पहाड़ी के ढलान पर लुढ़का दिया और स्वयं उस दिशा में बढ़ने लगा जिधर से बलदेव आया था। पर अभी वह थोड़ी दूर गई थी कि पुलिस के जासूस कुत्ते उसका रास्ता रोककर गुर्राने लगे। इससे पहले कि नागिन कुत्तों को रास्ते से हटाने का प्रयास करती, पुलिस के सशस्त्र जवानों ने उसे बंदूक की निशाने पर ले लिया। इंस्पेक्टर खान बलदेव के सामने प्रकट होते हुए कड़क कर बोला, खबरदार, कोई गलती हरकत की तो बेमौत मारे जाओगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप हमारे साथ चलो। ओह! इंस्पेक्टर खान की धमकी सुनकर बलदेव उर्फ नागिन का मस्तिष्क तुरंत सक्रिय हो उठा। अगर ये नेवला के साथी हैं तो ये मुझे उसी के पास ले जाएंगे। मुझे इनका विरोध नहीं करना चाहिए। यह सोचकर विषकन्या ने तुरंत समर्पण कर दिया। इंस्पेक्टर खान बलदेव को गिरफ्तार कर अपने साथियों के साथ थाने की ओर चल पड़ा। वह बहुत खुश था। आखिर चोर मेरी पकड़ में आ ही गया। मेरी सफलता से खुश होकर आईजी साहब मेरी तरक्की जरूर कर देंगे। कैदी बलदेव की असलियत से बेखबर इंस्पेक्टर खान यह सोच ही नहीं सकता था कि जिस चोर की तलाश थी वह पहले ही खाई के नीचे गुजरने वाली सड़क पर पड़ा अंतिम सांसें गिन रहा था। आने वाली वैन बलदेव के समीप आकर रुक गई। वैन से उतरने वाले और कोई नहीं, डॉक्टर और उसके साथी थे। डॉक्टर ने जैसे ही बलदेव के औंधे मुंह पड़े शरीर को सीधा किया, घाटके और साकाल चीख उठे, यह तो बलदेव है।
शायद मर चुका है, इसकी तलाशी लो, मणि इसके पास ही होगी। बकवास बंद करो, यह जगह खतरे से खाली नहीं, हमें यहाँ से फौरन चल देना चाहिए। चलो इसे उठाने में मेरी मदद करो। तत्पश्चात बलदेव के शरीर को उठाकर वैन में पहुँचाने के बाद वे तीनों वैन में बैठकर वहाँ से चल दिए। उधर चीफ मुखर्जी हवा महल में मणि की चोरी होने के विषय में विस्तार से बताने के लिए बात बोले। कुछ देर बाद पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार चोर पकड़ लिया गया है, परंतु पुलिस उसके पास से मणि बरामद नहीं कर पाई। पूछताछ जारी है, पर मुझे नहीं लगता कि पुलिस चोर से कुछ उगलवा सकेगी। इसलिए मणि की खोज का काम मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। लेकिन सर, यह साधारण सा काम तो पुलिस आसानी से कर सकती है, राम ने चीफ से कहा। बेशक पुलिस से उम्मीद की जा सकती है, परंतु सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर मणि जल्दी ही बरामद नहीं हुई तो सरकार मुसीबत में पड़ सकती है। उस मणि में ऐसा क्या विशेषता है सर? उस मणि से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है। यद्यपि मणि की विशेषता को गुप्त रखा गया था, फिर भी लोगों में यह धारणा दिन प्रतिदिन दृढ़ होती चली जा रही है कि वह मणि देवता का रूप है। उस मणि के दर्शन कर ही जो कामना की जाए वह पूर्ण होती है। हाँ, मैंने अखबारों में ऐसा ही पढ़ा था। मैंने भी पढ़ा था, परंतु ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन लोगों के विश्वास को सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकती, और यही सरकार की परेशानी का कारण है। गत 1 साल में मणि के प्रति लोगों में कितना विश्वास जागा है, इसका अंदाज़ा तुम इस आंकड़े से लगा सकते हो कि प्रतिदिन 5000 श्रद्धालु सिर्फ उस मणि के दर्शन के लिए ही हवा महल में आते हैं। यह तो सचमुच आश्चर्य की बात है। चीफ मुखर्जी की बात सुनकर रहीम ने प्रश्न किया, सर, इससे पहले वह मणि कहाँ थी और हवा महल में कैसे पहुँची? यह तुम क्यों पूछ रहे हो? इन बातों से मणि की चोरी का क्या भला संबंध है? संबंध है सर। हो सकता है मणि को हवा महल में पहुंचाने और उसके प्रति आस्था जगाने का काम किसी योजनाबद्ध तरीके से किया गया हो। फिर तो यह काम किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक सर, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि यह काम किसी गैंग का है। वह वही गैंग मणि की चोरी का करवाकर लोगों में सरकार के प्रति रोष पैदा करना चाहती है। मुझे तो इस चोरी के पीछे किसी सुसज्जित षड्यंत्र की गंध नजर आ रही है। इसलिए षड्यंत्रकारियों तक पहुंचने और मणि को ढूंढ निकालने के लिए मणि का इतिहास जानना जरूरी है। बहुत खूब, तुम्हारी दलील में दम है। तब राम जोर देता हुआ बोला, रहीम ठीक कह रहा है सर, इसे संभावना से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मणि का इतिहास ऐसा नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि मणि की उत्पत्ति किसी षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए की गई हो। दरअसल मणि का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। करीब 4 वर्ष पूर्व एक देहाती मूर्ख लड़का को वह मणि नदी किनारे पड़ी मिली थी। उसने उस मामूली कांच का टुकड़ा समझकर अपनी जेब में रख लिया, परंतु उस दिन के बाद उस बालक में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगा। वह जिस बीमार के सिर पर हाथ फेर देता था वह ठीक हो जाता था, जो मुंह से कहता था सच हो जाता था। अतः लोगों ने यह धारणा बन गई कि उस बालक को किसी देवी देवता का आशीर्वाद मिल गया है। धीरे धीरे उस बालक का यश फैलने लगा और दूर दूर से लोग उसके दर्शन को आने लगे। किसी तरह यह खबर गुप्तचर विभाग के कानों तक पहुंच गई। उन्हें शक हुआ उस बालक के पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ है। अतः उस बालक को पकड़कर अधिकारियों ने उसकी जांच शुरू की, लेकिन उस मणि के अलावा कोई अन्य संदिग्ध वस्तु उसके हाथ नहीं लगी। मणि की जांच करने पर पाया गया कि उस मणि के ताल्लुक प्राचीन युग से है। अतः सरकार ने मणि को जब्त कर प्रदर्शन के लिए हवा महल में रख दिया। ओह, पर उस लड़के का क्या हुआ? लड़के को छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से उसकी मृत्यु हो गई थी। तभी से हवा महल में मणि की सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए।
क्या उस बालक की मृत्यु का कारण का पता चल सकता था? कैसे पता चलता? जब तक पुलिस लड़के के पास पहुंची वह हड्डियों के कंकाल के रूप में तब्दील हो चुका था। ओह, बड़ी अजीब बात है। तभी रहीम बोला, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि वह लड़का कंकाल कैसे बन गया था। तुम्हारे इस सवाल का जवाब आज तक भी रहस्य बना हुआ है, चीफ ने कहा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब बालक सुबह घर से निकला तो भला चंगा था, लेकिन धूप पड़ते उसके शरीर मोम की तरह पिघलने लगा था और देखते ही देखते वह हड्डियों का ढांचा बन गया था। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई जादुई कहानी सुन रहे हैं। ओह माय गॉड, लेकिन यह किस्मत नहीं, हकीकत है। फिर तो मणि का पता लगाने के लिए हमें उस चोर का ही सहारा लेना पड़ेगा। चोर राजपुरा थाने में बंद है, चाहो तो अभी जाकर मिल लो। पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें पूरा सहयोग देगा। ठीक है सर, हम अभी से अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। गुड, बेस्ट यू लक। थैंक यू सर, अब हमें इजाज़त दीजिए। तत्पश्चात चीफ मुखर्जी से विदा लेकर राम रहीम को हेडक्वार्टर से बाहर आए और मोटरसाइकिल पर सवार होकर राजपुत थाने की ओर चल पड़े। राजपुत थाने पहुंचकर उन्होंने मोटरसाइकिल थाने के कंपाउंडर में खड़ी की और दंदनाते हुए थाने की इमारत में दाखिल हो गए। वे सीधे इंस्पेक्टर खान के कक्ष में पहुंचे, परंतु वहाँ इंस्पेक्टर खान की बजाय सब इंस्पेक्टर चेतन दास बैठा था। राम रहीम को आते देख वह चकित स्वर में बोला, आप लोग यहाँ इस वक्त? हाँ, हमें एक केस के सिलसिले में यहाँ आना पड़ा है। लेकिन इंस्पेक्टर खान कहाँ हैं? तुम उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं हम। इस समय खान साहब बहुत व्यस्त हैं। बेहतर होगा आप लोग उनसे सुबह मिलें। हम लोग सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकते अंकल। आप सिर्फ इतना बता दीजिए वे इस समय कहाँ हैं। हवा महल से चोरी हुए मणि के संबंध में हमें उनसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ओह, अब समझ में आया कि आप लोग इतनी रात गए यहाँ क्यों आए हैं। आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। सॉरी। तब तक इंस्पेक्टर चेतनदास द्वार की तरफ बढ़ता हुआ बोला, आप लोग मेरे साथ आइए। राम रहीम सब इंस्पेक्टर चेतनदास के पीछे चल पड़े। कक्ष से निकलकर जब वे लंबे गैलरी में पहुंचे तो चेतनदास खामोशी तोड़ते हुए बोला, दरअसल साहब इस समय टॉर्चर रूम में और उसका सख्त आदेश है कि उन्हें हरगिज डिस्टर्ब ना किया जाए। मैं समझ रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, आप पर कोई आँच नहीं आएगी। तभी रहीम ने पूछा, टॉर्चर रूम में खान अंकल क्या कर रहे हैं? चोर से मणि का पता उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक वे टॉर्चर रूम में दरवाजे के पास पहुंच चुके थे, अतः बातचीत का सिलसिला यहीं ख़त्म हो गया था। चेतनदास ने द्वार पर पहरा दे रहे संतरियों पर द्वार खोलने का कहा। द्वार खुलते ही चेतनदास उस राम रहीम अंदर दाखिल हो गए, लेकिन कक्ष में कदम रखते ही तीनों बुरी तरह चौंक उठे। ओह माय गॉड! ओह! चेतनदास लपक कर बेहोश इंस्पेक्टर खान के पास पहुंचा और बौखलाए अंदाज में बोला, सर आपको क्या हुआ है? ठीक उसी वक्त राम की नज़र लोहे की सलाखों युक्त उस रोशनदान में रेंग कर बाहर जाते काले कोबरा पर पड़ गई। वह चीखा, सांप! चेतनदास और रहीम की नज़रें भी सांप पर जा टिकी। दूसरे पर सब इंस्पेक्टर चेतनदास ने तुरंत बाहर खड़े दोनों संतरियों को बुलाकर इंस्पेक्टर खान को अस्पताल पहुंचाने का आदेश दिया। संतरियों ने तुरंत आदेश का पालन किया। संतरियों के जाने के पश्चात चेतनदास परेशान अंदाज में बोला, समझ में नहीं आता यह सांप कहाँ से आ गया। हो सकता है यह करामात अपराधियों की ही हो। तभी राम ने उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए सब इंस्पेक्टर चेतनदास से पूछा, अंकल आपने तो कहा था कि खान अंकल बस चोर से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई और है ही नहीं। अरे हाँ,
ओह, यह तो मैं भूल ही गया। चोर कहाँ गया? क्या मतलब? क्या चोर यहीं था? बिल्कुल यहीं था, 100% यहीं था। अगर यहाँ था तो फिर कहाँ चला गया? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। इसी के साथ खान ने अपना माथा पकड़ लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सांप चोर के पास रहा हो, मौका देखकर सांप छोड़ दिया हो और सांप ने जैसे ही खान अंकल को काटा वह सिपाहियों को रिश्वत देकर फरार हो गया हो। इम्पॉसिबल, असंभव। यह सबसे काबिल एवं ईमानदार सिपाहियों की ड्यूटी पर तैनात किया जाता है, इसलिए रिश्वत लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। और चोर के पास सांप का होना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ लाने से पहले साहब मेरी मौजूदगी में उसकी अच्छी तरह तलाशी ली गई थी। रहीम ने पूछा, क्या यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है? नहीं। तो फिर चोर कहाँ से गायब हो गया? राम की परेशानी सिलवटें उभरने चली गई। तभी रहीम राम की सोच को भंग करता हुआ बोला, राम भैया, यह केस तो सुलझाने की बजाय उलझता ही जा रहा है। अब इस मामले को टेढ़ा ही रुख अपना लिया है। आज की रात तो जैसे अनबुझी पहेलियों की रात है। पहले अकस्मात चक्रवात का आना, फिर चीफ अंकल की कॉल और मणि की खोज का काम हमें सौंप जाना, और अब रहीम, हर पहेली का कोई ना कोई जवाब जरूर होता है। तुम अपने दिमाग पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर मत डालो और सुबह होने का इंतज़ार करो। खान अंकल के होश में आते ही तुम्हें कई सवालों का जवाब मिल जाएगा। राम। तभी हवलदार राम सिंह अंदर आया और, साहब, अस्पताल से खबर आई है कि खान साहब को होश आ गया, लेकिन वे अपनी याददाश्त खो चुके हैं। ओ नो। राम रहीम स्तंभ खड़े रह गए। चेतन दास अपनी भावना को काबू पाते हुए बोला, क्या उन्हें सांप ने काटा था? नहीं सर, डॉक्टर का कहना है कि वे शायद किसी सदमे के कारण बेहोश हो गए हैं। चेतन दास चौंक कर बोला, सदमा? कैसा सदमा? यह तो पता नहीं साहब। ठीक है, चलो मैं खुद अस्पताल चलता हूँ। तब चेतन दास राम रहीम के साथ चलता हुआ थाने से बाहर निकल आया। वहाँ एक जीप पहले से तैयार खड़ी थी। चेतन दास राम रहीम से विदा ले जाकर जीप में जा बैठा। जीप के जाते ही रहीम राम से बोला, राम भैया, अब तुम उस चोर को कैसे पकड़ोगे? अब तो रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो गई। उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती रहीम। कभी कभी कुछ देर के लिए इंसान उसे खो जरूर देता है। इतना कहकर राम ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और उस पर सवार होकर बोला, चलो बैठो। रहीम चुपचाप राम के पीछे बैठ गया। रहीम के बैठते ही राम ने मोटरसाइकिल दौड़ा दी। उधर एक बहुमंजिल इमारत की दूसरी मंजिल के फ्लैट में नंबर 35 के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दस्तक सुनकर सोए हुए दंपति की आंखें खुल गईं। पता नहीं कौन बदतमीज है जो इतनी रात गए दरवाज़ा पीट रहा है। जरा देखें तो कौन है। पति के कहने पर पत्नी उठी और शयनकक्ष से बाहर निकलकर, लेकिन दरवाज़ा अभी भी पीटा जा रहा था। वह गुस्से से चिल्लाई, अरे क्या दरवाज़ा तोड़ डालोगे? रुको, भी आ तो रही हूँ। फिर वह लंबे लंबे ढक भरते हुए दरवाजे के निकट पहुंची और झटके से द्वार खोलकर सामने खड़े अपने पड़ोसी मनमोहन को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोली, आपको थोड़ी सी भी अकल है कि नहीं? यह भी कोई समय है किसी को जगाने का? माफ़ कीजिए सुजाता जी, मेरी हालत अचानक बिगड़ने लगी है। अपने डॉक्टर को फ़ोन करना चाहता हूँ। इस बिल्डिंग में आपके सिवा किसी के यहाँ फ़ोन नहीं है, इसलिए आपको तकलीफ़ देनी पड़ी। हमने फ़ोन क्या लगवाया, मुसीबत मोल ले ली। प्लीज़। मनमोहन गिड़गिड़ा उठा। मनमोहन को गिड़गिड़ाते देख सुजाता का मन पसीज गया। उसने उसे फ़ोन करने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही मनमोहन तेज़ी से ड्राइंग रूम में रखे फ़ोन की तरफ चल पड़ा। फ़ोन रहेगा तो यह पागल
मुआ रोज परेशान करने उससे पहले कल ही फ़ोन कटवा दूंगी। उधर मनमोहन ने फ़ोन पर किसी का नंबर डायल किया और संबंध विच्छेद स्थापित होते ही बोला, प्रोफेसर मैं मनमोहन बोल रहा हूँ। ओह तुम, क्या बात है? मेरी हालत फिर से बिगड़ने लगी है, लगता है मुझे फिर से दौरा पड़ने वाला है। घबराओ नहीं, तुम्हारे पास जो दवा है उसे खा लो। मैं दवा ले चुका हूँ प्रोफेसर, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। ओह, फिर प्रोफेसर कामंथ ने पूछा, तुम कहाँ से बोल रहे हो? अपने पड़ोसी के घर से। ठीक है, तुम अपने फ्लैट पर मेरा इंतज़ार करो, मैं पहुँच रहा हूँ। इतना कहने के साथ ही प्रोफेसर ने संबंध विच्छेद कर दिया। इधर संबंध विच्छेद हो जाने के बावजूद मनमोहन रिसीवर कान से सटाए बुत बना खड़ा था। उसकी इस हरकत पर सुजाता को गुस्सा आ गया। वह कर्कश स्वर में बोली, ए मिस्टर, तुम पागल नहीं हो? सुजाता के शब्द सुनकर मनमोहन बिफरकर बोला, क्या कहा? पागल? मैं पागल हूँ? हाँ हाँ, तुम पागल हो। अब जाओ यहाँ से, आइंदा यहाँ फ़ोन करने को कभी मत आना। तूने मुझे पागल कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहने के साथ ही मनमोहन ने हाथ बढ़ाकर सुजाता को गर्दन से थाम लिया। ओह बचाओ, सुजाता जोर से चीखी। सुजाता की चीख सुनकर उसका पति राकेश दौड़ता हुआ सुजाता की मदद के लिए आ पहुंचा, परंतु मनमोहन के घूंसे से दूर उछाल दिया। लेकिन राकेश ने अपने आप को संभाला और मनमोहन पर टूट पड़ा। मनमोहन सुजाता को छोड़ राकेश को अपनी फौलादी गिरफ्त में कसते हुए गुर्राया, ठीक है, पहले तुझे ही ठिकाने लगा देता हूँ। और उसने राकेश को गर्दन से पकड़ लिया। अपने पति की जान खतरे में देखकर सुजाता दरवाज़ा खोल भागती हुई बालकोनी में जा पहुंची और पूरी ताकत से सहायता के लिए पुकारने लगी। यही वह समय था जब राम रहीम राजपूत थाने से घर लौट रहे थे। सुजाता की पुकार सुनकर राम मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाते हुए बोला, कोई औरत सहायता के लिए पुकार रही है। राम भैया, वो देखो सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी में कोई औरत खड़ी है। हाँ, लगता है वह किसी मुसीबत में है, हमें तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाना चाहिए। तत्पश्चात मोटरसाइकिल खड़ी करके राम रहीम बिल्डिंग की ओर दौड़ पड़े। उधर चलती हुई वैन में डॉक्टर ने बलदेव की तलाशी ले ली, परंतु पूरी तलाशी के बाद भी जब उसे मणि नहीं मिली तो वह हताश स्वर में बोला, मणि बलदेव के पास नहीं है, लगता है इसने मणि जंगल में कहीं छुपा दी है। ओह, फिर तो बलदेव की बात बता सकता है कि मणि कहाँ है। लेकिन अगर बलदेव मर गया तो मणि भी हमारे हाथ से निकल जाएगी, फिर तो हम भी नहीं बच पाएंगे। शट अप, गरजते हुए साकाल ने ब्रेक लगाकर वैन रोक दी। फिर पलटकर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर तुम कुछ करो, बलदेव का जिंदा रहना आवश्यक है। गोली इसके सिर में लगी है, सांस रुक कर चल रही है, यह कभी भी। घाट के डॉक्टर की बात को काटते हुए बोला, नहीं डॉक्टर, आगे कुछ मत कहो, लेकिन हमें बातों में समय बर्बाद करने की बजाय इसे अस्पताल ले चलना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम बलदेव को अस्पताल नहीं ले जा सकते, लेकिन बलदेव को बचाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर तुम ही बताओ अब हम क्या करें। मेरे ख्याल से हमें फ़ौरन मिस्टर मंगूस से मिलकर उसे सारी बात बता देनी चाहिए, वह स्वयं ही कोई रास्ता बताएंगे। हाँ यह ठीक है, गुड। कहने के साथ ही साकाल ने वैन स्टार्ट करके तेजी से दौड़ा दी। क्या बलदेव बच पाया? क्या डॉक्टर और उसके साथी मणि का पता जान सके? क्या राम रहीम सुजाता और उसके पति की रक्षा कर सके? मनमोहन पर पागलपन का दौरा क्यों पड़ा था? मिस्टर मंगूस कौन था? वह मणि क्यों पाना चाहता था?
क्या राम रहीम मणि का पता लगा सके? नेवला कौन था? क्या इच्छाधारी नागिन नेवले को मारकर अपने देवता की मणि हासिल कर सकी? आखिर मणि किसके हाथ आई? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें इसका दूसरा भाग, इच्छाधारी नागिन और शैतान नेवला, जिसमें आपको नागिन और नेवले की जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। देखते हैं कौन जीतता है।